नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों ने बीजेपी और कांग्रेस के वैचारिक धरातल को एक सूत्र में पिरो दिया है। दरअसल सत्ता ही दोनों दलों का एकमात्र लक्ष्य था। ऐसे में विचार भी तो एक ही होंगे। क्या मुद्दे, क्या वादे, सब कुछ एक ही दिशा में जाता दिखाई दिया। इतना ही नहीं, दल बदलते नेताओं ने दोनों ही पार्टियों को एक सूत्र में पिरो दिया। वोटर हैरान था। वोट देते वक्त तय करना मुश्किल था, कांग्रेस को वोट दें या भाजपा का साथ दें। सियासत की धारा एक है, सत्ता में रहने का तरीका भी एक है, सरकार चलाने और बनाने का भी तरीका। सियासत की इसी समरसता पर आधारित है हमारी आज की खास डिबेट। देखिए पहले ये रिपोर्ट। में संत रविदास का भव्य मंदिर भाजपा बना रही है और कोई जाति हुआ कोई जाति नहीं भैया। तुमने कुछ नहीं किया, अब फुक्कट में बैठ के खा रहे हो। मेहनत करा मुर्गी साहब, अंडा खाया फकीर साहब। मेहनत तो हम लोग करे, कांग्रेस के लोग। मध्य प्रदेश में राजनीति की दिशा धीरे धीरे एक ही धुरी पर टिक गई लगती है। धुरी एक ही है, सत्ता। सत्ता पाने के लिए बीजेपी कांग्रेस ने एक दूसरे के नारे, वादे और तौर तरीकों को अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी ने पुरानी कांग्रेस की तरह चुनाव लड़ा तो कांग्रेस ने बीजेपी की तरह चुनाव लड़ने की कोशिश की। वोटर के लिए किसी एक को चुनना आसान नहीं था, क्योंकि दोनों एक ही तरह के दिखाई दे रहे थे। वादे और नारे एक से थे। बीजेपी की लाडली बहना योजना हो या कांग्रेस की नारी सशक्तिकरण, दलित और पिछड़े वर्ग को लेकर भी सियासत की समरसता देखने को मिली। हिंदू धर्म को महिमा मंडित करने के लिए दोनों ही आगे थे। फोकस बहुसंख्यक वर्ग का वोटर था। सागर में संत रविदास का भव्य मंदिर भाजपा बना रही है। जबलपुर में रानी दुर्गावती का भव्य स्मारक भाजपा बना रही है। बाबा साहब आम्बेडकर की जन्मस्थली महू यहां से अधिक दूर नहीं है। देश और दुनिया में जहां जहां बाबा साहब रहे, उनको भाजपा ने पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया है। ये इसलिए मैं बोलता हूं, खासकर दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को, चाहे वो किसी जाति के हो, इनको सच्ची आजादी मिली तो वो जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल ऐसे लोगों ने लिखकर देश को एक बनाया। उच्च शिक्षा निःशुल्क, मेडिकल, इंजीनियरिंग, IIT, IIM, लॉ कॉलेज, कहीं भी एडमिशन हुआ, प्राइवेट में चाहे सरकारी में, और कोई का भी हुआ, कोई जाति नहीं भैया। अरे मेरे तो सब कलेजे के टुकड़े में कहा जात पात में बात नहीं। बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस सीएम के फेस के तौर पर कमलनाथ को पेश कर रही थी, तो कांग्रेस की तर्ज पर बीजेपी बिना फेस के पार्टी के बैनर के तले चुनाव लड़ रही थी। संगठन सर्वोपरि का नारा देने वाली बीजेपी में असंतोष और बगावत के नजारे कांग्रेस की तरह थे, तो गुटों में बंटी होने का आरोप झेलने वाली कांग्रेस बीजेपी की तरह एकजुट होकर चुनाव लड़ने की कोशिश करती दिखाई दे रही थी। दोनों ही एक दूसरे को फॉलो करने पर आमादा थे। सरकार बनने पर भी दोनों की स्थितियां लगभग एक सी थी। सरकार शिवराज की हो या कमलनाथ की, तौर तरीके वही थे। दोनों ही दल रेवड़ी संस्कृति के घोर हिमायती थे। ऐसे में चुनाव कांटे का हो गया। वोटर तय कर पाने की स्थिति में नहीं था, इसलिए वोटिंग होने के बाद भी कोई दावे से नहीं कह सकता कि हवा किस तरफ थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता अजय धावले जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी इस डिबेट का हिस्सा है। डॉक्टर राम पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राम पांडे जी आपसे करते हैं। जिस तरह से लगातार दावे थे भाजपा के 18 सालों के लिए, बताने की बहुत सारी उपलब्धियां थी उनके पास, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस के पास क्या था, ये सवाल बीजेपी लगातार पूछती है। अब चूंकि मतदान हो चुके हैं, मतगणना की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है, हम आपसे ही समझना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे विधानसभा चुनाव में किन विशेष मुद्दों को लेकर फोकस किया। क्या सिर्फ भ्रष्टाचार या भाजपा के अधूरे वादे ही थे, या इसके अलावा कुछ और भी था? हम पिछले 20 सालों की बात करें जी, तो 1 साल तक कमलनाथ सरकार थी। बाकी जो समय था आचार संहिता में चला गया था जी।
और भारतीय जनता पार्टी के पास करीब 18.5 साल थे। तो हम एक साल में जो कर सकते थे वो हमने जनता को बताया जी। और भारतीय जनता पार्टी ने 18.5 साल में क्या जनता के साथ अत्याचार किया वो हमने जनता को बताया। हमने एक साल में जो किया, जो वादे किए थे, जितने वादे किए थे और एक साल में जितने कर सकते थे वो हमने सारे किए। हमने शुद्ध के लिए युद्ध लड़ा जी। हम चाहते थे कि प्रदेश की जनता को सब कुछ शुद्ध मिले, दूध, दही, घी, दाल, चावल, सब्जी, जो भी कुछ है शुद्ध मिले, क्योंकि प्रदेश की जनता का जो स्वास्थ्य है वो सर्वोपरि है। महंगाई से राहत मिले, 100 रुपए तक का बिजली का बिल रखा। हमारे प्रदेश के किसान लगातार आत्महत्या कर रहे थे। शिवराज सरकार में प्रतिवर्ष 1000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे थे। तो हमने किसान कर्ज माफी की कि जिससे किसानों की जो आत्महत्या है वो रुक जाए। हमने रोजगार लाने के लिए प्रदेश में विश्वास जगाने का काम किया, क्योंकि रोजगार तभी आता है जब एक विश्वास हो आपके पास। ये जो दंगे कराने वाले, नफरत फैलाने वाले यदि दूर हो जाते हैं तो जो व्यापारी है, उद्योगपति हैं, उनको एक विश्वास जमता है। तो हमने उद्योग धंधे लगाने के लिए काम किया। आज भी मध्य प्रदेश में देखा जाए तो जितने इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, चाहे वो मालनपुर हो, बामर हो, पीतमपुर हो, मंडदीप हो, जितने भी हैं मध्य प्रदेश में, सारे इंडस्ट्रियल एरियाज कांग्रेस सरकार में लगाए गए थे। बाकी इन्होंने जो 18.5 साल में जो किया, महंगाई बढ़ाई, किसानों की लागत बढ़ा दी, करीब 28,000 रुपए प्रति हेक्टेयर किसानों की लागत बढ़ गई। इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय डबल करेंगे, वो किया नहीं। जीएसटी लगा दिया। कांग्रेस सरकार में किसानों पर जीएसटी नहीं लगता था, चाहे उनका खाद हो, ट्रैक्टर हो, मशीनरी हो, कुछ भी हो, किसानों को जीएसटी से फ्री रखा था। लेकिन उन्होंने 12%, 18%, 28% किसान जो भी खरीदता है उस पर जीएसटी लगा दिया। और अभी वर्तमान की बात करें तो खाद की बहुत ज्यादा जरूरत थी किसानों को, लेकिन खाद के कट्टों पर विश्वगुरु के फोटो लगे हुए थे, आचार संहिता लगे थे, तो किसानों को खाद ही नहीं मिला। अब इनको प्रचार की, दिखावे की इतनी ज्यादा भूख होती है कि किसानों को जो खाद दिया जाता है उस पर भी प्रचार के लिए अपने फोटो लगा दिए और किसानों की फसलें खराब हो गई। हम किसान कर्ज माफी करते हैं, ये किसानों के लिए एक बीमा योजना लेकर आए, उसमें सारा पैसा बीमा कंपनियों को दे दिया गया, करीब 35,000 करोड़ रुपया, करीब 10,000 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार का, 5,000 करोड़ किसानों का, 20,000 करोड़ केंद्र सरकार का, और 35,000 करोड़ में से 3,500 करोड़ रुपया भी किसानों को नहीं मिला। सारा पैसा अदानी टाइप की जो कंपनियां थी उनको चला गया। हमारी जो योजनाएं होती है वो किसानों के लिए, जवानों के लिए, नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए होती है। और इनकी जितनी भी योजनाएं होती है वो अदानी टाइप के लोगों की होती है। आप देखिए, हमने जो मनरेगा योजना बनाई थी वो किसके लिए थी? किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। भूमि अधिग्रहण बिल बनाया हमने, किसके लिए था? किसानों के लिए। राइट टू एजुकेशन बनाया, किसके लिए था? सबके लिए। राइट टू इंफॉर्मेशन बनाया, किसके लिए? चलिए ठीक है, बीजेपी का भी रुख कर लेते हैं। अजय जी, कांग्रेस कह रही है कांग्रेस ने उद्योग लगाए और भाजपा ने जीएसटी लगाया। कई योजनाएं कांग्रेस के कार्यकाल में आई हैं। जी देखिए कांग्रेस ने इस देश को अगर कुछ दिया है तो सबसे बड़ी जो कांग्रेस की इस देश को उपलब्धि है वो भ्रष्टाचार दिया है। अभी हम आपके साथ में डिबेट में बैठे हैं अमित जी, और ईडी का एक प्रेस रिलीज आया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा है कि यंग इंडिया जो सोनिया जी और राहुल जी ने एक फ्लर्ट की हुई कंपनी थी उसकी 751 करोड़ रुपए की अटैचमेंट संपत्तियों को अटैच कर लिया ईडी ने। तो इस देश में अगर भ्रष्टाचार दिया है तो कांग्रेस ने दिया है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, 2003 की हम बात कर रहे हैं, उस समय मध्य प्रदेश देश की जीडीपी गिराने वाला राज्य था और बीमारू का टैग लगा था। और ये हम नहीं कहते थे, राजीव गांधी जी ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी और उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी कि देश का जीडीपी जिन राज्यों की ओर से गिर रहा है उसमें मध्य प्रदेश भी है, और मध्य प्रदेश देश की जीडीपी गिराने का काम करता था। इन 18 वर्षों में हम तो
उसको 20 वर्ष कहते हैं। इन 20 वर्षों के स्वर्णिम इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को आज देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला राज्य बनाया, टॉप 10 मध्य प्रदेश राज्य बनाया। ये कृषि की बात कर रहे थे, इनके सरकार के समय कृषि की विकास दर 3% होती थी अमित जी। आज कृषि की विकास दर देश में सर्वाधिक, आप आंकड़ा नोट कर लीजिए, देश में सर्वाधिक 18.5% की कृषि विकास दर है। ये उद्योगों की बात कर रहे थे, ये 4 अच्छे उद्योग गिना दे जो इंडस्ट्रियल एरिया में इन्होंने उद्योग लगाए थे। कमलनाथ जी बहुत बड़े उद्योगपति है, खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक हाथ अगर उद्योग लगाया वो बता दे। ये शिक्षा की बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 30 मेडिकल कॉलेज है। मध्य प्रदेश में 7,500 के आसपास पैरामेडिकल और डॉक्टर्स का स्टाफ था, आज 51,000 से अधिक का पैरामेडिकल और डॉक्टर्स का स्टाफ है। मध्य प्रदेश में 7.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती थी, आज 47 लाख हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई है। और ये किस सरकार ने किया है? ये भारतीय जनता पार्टी की सशक्त नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। अमित जी, हमें बड़ा दुख होता है, इन लोगों ने सशक्त विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। ये पूरे आप देखिए 18 साल ये सड़कों से गायब रहे। जब भी चुनाव आते हैं जुमलेबाजी और भाषणबाजी करने के लिए सड़कों पे उतरने का दिखावा करते हैं। अगर वास्तव में मध्य प्रदेश में सशक्त विपक्ष होता तो आपको 18 वर्षों में विपक्ष दिख जाता। विपक्ष सिर्फ एक काम करता है, विपक्ष वादा खिलाफी और विश्वासघात का काम करता है। 2018 में भी इन्होंने सरकार बनाई थी, विश्वासघात और वादा खिलाफी की सरकार। इनके खुद के 28 विधायक नाराज होकर छोड़ के चले गए। ज्योतिरादित्य जी के नेतृत्व में उन विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, पुनः विधानसभा का चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी के सीटों पे चुनाव जीत कर आए। ये होती है विश्वासघात और वादा खिलाफी की। 2019 का लोकसभा का चुनाव याद कर लीजिए अमित जी, इनकी सरकार थी, 28 लोकसभा के 29 में से 28 भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुन के आए। यही सारे मुद्दे उन्होंने तब भी गिनाए थे। ये होता है विश्वासघात और वादा खिलाफी का सबक। और 2023 में पुनः इन्होंने वही गलती की, मध्य प्रदेश को झूठे वचन दिए। अगर वास्तव में इनके वचनों में भरोसा होता, मध्य प्रदेश की जनता ने इनको मैंडेट दिया होता। आज कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जो अच्छी राजनीति कर रहे हैं, एक छतरपुर में एक मृतक व्यक्ति का शव रख के राजनीति कर रहे हैं, ये इनको आवश्यकता नहीं पड़ती। ये सारी झूठी और ओछी राजनीति कांग्रेस को गर्त में लेके जा रही है। इनके राहुल गांधी जी भरे मंच से सभा में भाषण कर रहे, देश के प्रधानमंत्री के लिए पनौती शब्द का यूज कर रहे हैं। वास्तव में आप लोगों को देश की राजनीति में रहने का अधिकार ही नहीं है। देश की राजनीति का स्तर अगर किसी ने गिराया तो कांग्रेस पार्टी में गिराए। मेरा प्रश्न है अमित जी, आप पूछ लीजिए कि ईडी का जो अभी स्टेटमेंट आया है, 751 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है सोनिया जी और राहुल जी की, इसका आपके पास क्या उत्तर है? चलिए, इस पर जरूर मैं जवाब लूंगा, लेकिन फिलहाल हम मध्य प्रदेश पर रहें और मैं डॉक्टर भूपेंद्र सुलेर जी का रुख करूंगा। भूपेंद्र जी, किसका कार्यकाल मध्य प्रदेश में बेहतर रहा है? यह हमेशा डिबेटेबल रहा है, हमेशा विवाद का विषय रहा है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में किसने चुनाव बेहतर लड़ा? आप निष्पक्ष तौर पर बता पाएंगे? और यह भी समझना चाहेंगे कि दावे ये हो रहे हैं कि कांग्रेस ने बीजेपी की तरह चुनाव लड़ा और बीजेपी ने कुछ टैक्टिक्स जो है वो कांग्रेस की फॉलो की, तो क्या इसमें किसी तरह की सच्चाई आप देख पाते हैं? देखिए, राजनीति जो पार्टियां होती हैं एक विचारधारा से चलती हैं, उनकी एक आइडियोलॉजी होती है जी, और उस पे आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में एक लंबा समय हो गया है, 18 वर्ष बीजेपी की सरकार को जी, और इस 18 वर्ष में उन्होंने 4 मुख्यमंत्री दिए हैं और शिवराज जी सबसे लंबे वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं जी। जनता की एक डिमांड थी कि मुख्यमंत्री को बदला जाए, ये एक चेहरा बदलने का था, लेकिन सत्ता का जो विकेंद्रीकरण होने का था, लेकिन वो हो नहीं पाया। उसका कारण मुख्यतः ये रहा कि दोनों पार्टियां जो लगातार कांग्रेस हारती रही चुनाव, तो उसने ये अध्ययन किया कि हम सिर्फ एक अल्पसंख्यक की राजनीति कर रहे हैं, तो उसने अपने गोल को पिछले चुनाव में बदला और उस गोल से बदलने के उसको लगभग सभी राज्यों में सरकार मिली थी। मध्य प्रदेश में भी मिली थी, छत्तीसगढ़ में भी मिली थी और आपको राजस्थान में भी मिली थी। उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर हिंदुत्व की ओर गया। उनके नेता जो परहेज करते थे उन योजनाओं को, चाहे उन्होंने गौरक्षा वाली योजना चलाई हो, चाहे गोबर की रचना की योजना चलाई हो, चाहे रामपथ गमन की या तीर्थ यात्रा की, जो उन्होंने हिंदूवादी एक पद्धति, एक सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया, उसका उनको फायदा भी मिला। निश्चित रूप से एक विकल्प के रूप में एक बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की राजनीति का एक विकेंद्रीकरण हुआ और उस विकेंद्रीकरण से वोटर जो असंतुष्ट था उनकी जो बातों से, जो बातों की अल्पसंख्यक की करते थे और जो बहुसंख्यक की बातें करते थे, वो उनकी तरफ शिफ्ट होने लगा।
लेकिन बात ये आपने कही कि जो कांग्रेस की तरह, लेकिन बीजेपी एक संगठनात्मक पार्टी है, उनका एक कार्डर है, कार्डर के हिसाब से वो लड़ते हैं और अनुशासन का एक डंडा चलाते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति नेता होता है और व्यक्ति के साथ एक जुल्म चलता है, उसका भी एक प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस चुनाव में ये देखा गया कि जो लोग 20 साल से 30 साल से राजनीति कर रहे थे और जो 2018 में जो सरकार का मैंडेट ज्योतिरादित्य सिंधिया उसमें बीजेपी में चले गए, और जिसके कारण उस बेल्ट में एक जो बीजेपी की राजनीति थी, बीजेपी के नेताओं की राजनीति था, वो कार्डर उनका खत्म हो रहा था। तो इसके कारण बीजेपी को अपने ही पार्टी जो कांग्रेस जूझती थी अपने ही नेताओं से, वो इस चुनाव में उनको जूझना पड़ा। लेकिन उन्होंने काफी कुछ कंट्रोल करना, उन्होंने नेता बाहिगमन किए, जैसे बीजेपी ने किए, इसी तरह से कांग्रेस ने भी अपने नेताओं को 6 साल के लिए लम किया, कठोर कार्रवाइयां की। लेकिन जो पहले जो जिस तरह से कंट्रोल बीजेपी कर लेती थी, वो इस चुनाव में कम दिखा है कंट्रोल। अंततः अगर नेता असंतुष्ट थे साथ में जरूर दिखे, लेकिन उन्होंने उसको उनका विरोध वोटों में किया या किसी तरह से किया है। उनको लगा कि हमारा राजनीति भविष्य खत्म हो रहा है, और स्वाभाविक रूप से है कि एक 20 साल तक लोग साधना करते हैं और उसके तरह। लेकिन इस बार ये पार्टी ने देखा तो गुजरात मॉडल्स के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे भी चुनाव को लड़ा गया। अब रही बात ये कि जो वोटर था वो साइलेंट था। अब वो वहां पे उनके यहाँ घोषणा हो रही थी लाडली बहना योजना, पहले कांग्रेस ने घोषणा की, लेकिन इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, इनको लागू कर दिया, और उससे जो उनका वोट हुआ वो मिला, वो वोट उनके में जाने की ओर अग्रसर हुआ। फिर इन्होंने उसकी योजना, इन्हें फॉर्म भरवाए और फॉर्म भरवा के ये संदेश दिया हम 1500 देंगे, फिर उन्होंने 3000 की बात मांगे, 3000 देंगे। तो ये योजना का जो क्रियान्वय हुआ, वो सत्ता में पार्टी थे, क्रियान्वय किया। लेकिन एक नेता के चेहरे के तौर पे लोग वक्त चाहते थे कि शिवराज जी के अगेंस्ट चुनाव लड़ा जाए, ये तो एक माहौल था। लेकिन उसके अगेंस्ट उनमें केंद्रीय नेतृत्व आया और उसने भी फाइट की। लेकिन जो उस राजनीति का जो समर हुआ, तो दोनों पार्टी में इस बार कांग्रेस को अपने डैमेज को नुकसान कम हुआ, बीजेपी को अंतर्गत वो जो वायरस था वो बीजेपी में भी शिफ्ट हुआ। और बीजेपी को अब देखिए ये चुनाव के परिणाम के तहत जब परिणाम 3 तारीख को आएंगे, उसमें ये देखा जाएगा कि वास्तव में शिफ्ट कहाँ हुआ, और ये क्या आदिवासी वोट जो 68 सीटें हैं जिस पे मेहनत मोदी जी ने भी किया और पार्टी ने भी किया और पैकेज किया वनवासी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, और जो पिछले चुनाव में कांग्रेस में शिफ्ट हो गया था। लेकिन कई जगह जाने से ये पता चला कि वो वोट आज भी शिफ्ट है कांग्रेस में। अब हो सकता है कहीं दूसरी जगह हो, लेकिन उसके लिए प्रयास किया। तो अब बीजेपी किस तरह से प्रयास किया है, उस तरफ से जैसे 31 लाख महिलाओं का वोट नया एनरोल्ड हुआ, जिसमें 15 लाख वोट की एंट्री डाला गया मतदाता द्वारा, नए युवांतर वोटर भी आए और पुराने मैच्योर वोटर। तो सब पार्टियों के अपने अपने कार्डर के वोटर तो होते ही हैं, साथ में एक मूवमेंट वोट भी होता है जो कि समस्याओं को सुनता है, उसके तहत जाता है और विकल्प देखता है। तो बेरोजगारी, विकास ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये हर शासन को तरह रहता है। लेकिन जो इस शासन ने भी किया है, लेकिन शासन ने इतना। जी ठीक है डॉक्टर राम पांडे जी, क्या डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी की बातों से सहमति आप रखते हैं? और साथ ही एक और बात पर आपका जवाब चाहूंगा, जैसे कि बीजेपी प्रवक्ता अजय जी ने कहा कि लगातार मध्य प्रदेश में विकास दर बढ़ी है, 18.5% तो कृषि विकास दर बढ़ी है, जो कि कांग्रेस के शासन में कभी नहीं हुआ। विकास दर बढ़ी है तो फिर ये सिलेंडर 450 का पहले ही कर देते जी, 1200 तक ले जाने की क्या जरूरत थी? दूसरी, उन्होंने भ्रष्टाचार पर बहुत बात की जी, और अभी जो आपके सामने जो पत्रकार महोदय हैं जी, उन्होंने कहा शिवराज जी को पीछे किया गया। ये बात भी सही है, शिवराज जी को पीछे क्यों किया गया था? क्योंकि 18.5 साल में उन्होंने काम नहीं किया। दूसरा, बहुत भ्रष्टाचार किया, चाहे वो पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाला हो, 250 है, बहुत सुनाने की जरूरत नहीं है जी, उनको पीछे कर दिया गया। दूसरे सबसे बड़े दावेदार कौन आए? नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री पद के दावेदार जी, और ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार। ये नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा है, 100 करोड़ मांग रहा है, 10,000 करोड़ का घोटाला चल रहा है। ये 10-15 दिन हो चुके हैं, एक दिन में पता किया जा सकता था कि ये मामला क्या है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, भ्रष्टाचार,
निरोधक जितनी भी संस्थाएं हैं, कहाँ है? ये मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, इनके पिताजी, और ये उस पर भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं। मोदी जी इनको बगल में बैठाकर बात कर रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म करूंगा जी। कोई भ्रष्टाचारी मेरे ताप को सहन नहीं कर पाएगा। ये भ्रष्टाचार पर ज्ञान बांट रहे हैं मोदी जी, उनके प्रवक्ता, और ये प्रमाण है, ये प्रमाण देते हैं भ्रष्टाचार का। हमारे ऊपर जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब इंक्वायरी कर चुके हैं। हमारे नेताओं को 10-10 घंटे बैठा चुके हैं, 10 पैसे भी बरामद नहीं हुए हैं। 10 साल से हमारे नेताओं की जांचें चल रही हैं, और उसके बाद भी हमारे नेता के डर नहीं रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब कर रहे हैं। बीच चुनाव में मोदी जी आए थे, परिवारवाद नहीं चलेगा, और बीच चुनाव में येदियुरप्पा के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, बीच चुनाव में परिवारवाद कर दिया। येदियुरप्पा को महाभ्रष्ट बताकर इन्होंने हटाया था, और उसी येदियुरप्पा के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जी। मोदी जी आए थे, मेरा चेहरा देखो, ठीक है। चुनाव में उन्होंने कहा था जी, मैं किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। जवाब दीजिए अजय जी। जी अजय जी जवाब दीजिए। पवार की पार्टी है। अमित जी, 2 प्रश्नों के उत्तर मैं देना चाहूंगा जी। 2 प्रश्नों के उत्तर इन्होंने पहला जो नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे के वीडियो के बारे में कहा है जी। राम जी बात सुन लेंगे, राम जी बात सुन लीजिए, हर बात पर झूठ बोलते हैं। ठीक है राम जी, जवाब ले लेते हैं जी, जवाब ले लेते हैं अजय जी से। अजय जी बात जारी रखें जी। जी, इनके पीसीसी हेडक्वार्टर में एक पत्रकार वार्ता हुई थी, और उस पत्रकार वार्ता में इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा था कि जो नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे का वीडियो है, इसकी हम पुष्टि नहीं करते, क्योंकि उन्हें खुद पता है कि ये एक मॉर्फ वीडियो है, और चुनाव के समय सेंसेशन फैलाने के लिए ये वीडियो लाया गया। उसके बाद 1, 2, 3, 4 वीडियो है। कांग्रेस पार्टी उस वीडियो पे कितनी आक्रामक रही हमें पता है, क्योंकि खुद कांग्रेस जानती है, कांग्रेस की लीडरशिप जानती है, ऐसे वीडियो को अगर चलाएंगे तो डिफेमेशन के केसेस होते हैं, और मध्य प्रदेश कांग्रेस की लीडरशिप समझदार है, डिफेमेशन के केसेस, जनता समझदार है, जनता वीडियो देख रही है, जनता को न्याय करने दो जी। विकास के एजेंडे की बात देखने दो जनता को, जनता बहुत समझदार है हमारे देश की, करोड़ रुपए की जनता न्याय कर देगी। राहुल जी की संपत्ति कि कौन किसको बचा रहा है, आप पढ़ने बलात्कारी ब्रजभूषण को बचाते हो, भ्रष्टाचारी इनको बचा रहे हो, परिवारवाद पे नौटंकी कर रहे हो। ऐसा कोई मसला नहीं है, मामला नहीं है जिस पर आप नौटंकी न करते हो। रंगे हाथ पकड़े जाते हो, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पकड़े जाते हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के सामने इसी तरह से पकड़े गए थे, आपको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाना पड़ा। आप एक केंद्रीय मंत्री कहते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। पैसा खुदा है, लेकिन खुदा से कम नहीं है। ये आपके केंद्रीय मंत्री कहते हैं, कितने भ्रष्ट हो। ये ऐसे तो कोई 100 रुपए की बात नहीं करता है, जैसे आप 100 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। ये पूरे देश को लूटने का आप काम कर रहे हैं, सारा जनता का पैसा खा रहे हैं। ये आपके मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, इनके पिताजी, ये आपके मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। ये आप ऐसे ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाते हो। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली, डी शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली, क्या ये वीडियो फर्जी है? शिवराज जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र जी का रुख कर लेते हैं कार्यक्रम के अंतिम चरण में। भूपेंद्र जी, अब तो चूंकि मतदान भी हो चुके हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो आरोप प्रत्यारोप है मध्य प्रदेश की सियासत में, वो नहीं थम रहे हैं। क्या लगता है जब 3 दिसंबर को ये नतीजे आ जाएंगे तो जिसके खिलाफ फैसला होगा, आरोप प्रत्यारोप और इसी तरह से बढ़ते जाएंगे? जी भूपेंद्र जी। अच्छा, मैं सुन नहीं पाया जी। क्या पूछा आपने? मैंने कहा कि जिस तरह से आप देख ही रहे हैं कि अब चूंकि मतदान हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी जो मध्य प्रदेश की सियासत है आरोप प्रत्यारोपों से जूझती नजर आ रही है। जब 3 तारीख को नतीजे घोषित हो जाएंगे तो क्या लगता है जनमत जिसके खिलाफ जाएगा, आरोप प्रत्यारोप इसी तरह से बढ़ते नजर आएंगे, और क्या ये मुद्दे आने वाले साल में भी देखने को मिलेंगे? नहीं, ये तो देखिए, ये तो सेमीफाइनल है, इनको तो कंटिन्यूस चुनाव लड़ना है। अभी लोकसभा को चुनाव आ जाएगा, तैयारियां होंगी उसके लिए, तो ये तो कहीं ब्रेक नहीं है। सत्ता प्राप्त होना या नहीं होना ये एक साधन जरूर हो सकता है कि उसमें मेहनत कम पड़ जाएगी करने के लिए कार्यकर्ताओं को, लेकिन आगे की तो इनको फाइट लड़ना ही है। लोकसभा का चुनाव रखा है, और ये बीजेपी तो बिल्कुल उसी मूड से चुनाव लड़ी है, बिल्कुल, क्योंकि मोदी जी ने उसको
टारगेट के रूप में लिया है। और निश्चित रूप से क्योंकि इससे जो राज्य सरकारें आएंगी उनका हिंदी बेल्ट में प्रभाव पड़ेगा। तो ये तो इन प्रवक्ताओं की अभी विश्राम नहीं है, अभी तो इन लोगों को अब और अध्ययन करना है और आगे जाके भी पार्टी के लिए नई गाइडलाइन बनानी है और तो मेहनत करनी है दोनों पार्टियों को, क्योंकि ये इस बेल्ट में तो दोनों इन्हीं लोगों का फाइट है, कांग्रेस और बीजेपी की। निश्चित रूप से लोकसभा में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये अगर ये संजीवनी का काम करेगा, अगर ये सत्ता में वापसी होती है कांग्रेस तो उनके लिए संजीवनी है, और उनके लिए जो सत्ता में पार्टी है बीजेपी तो उनके लिए तो और अग्रेसिव होने के लिए और अच्छी चीज है, वो और आगे बढ़ेंगे, उनके लिए तो एक रूटीन कम हो जाएगा। और वो लेकिन निश्चित रूप से अगर कांग्रेस को ये मिलती है तो उनके लिए तो वास्तव में जो प्रवक्ता जिस तरह से अभी अपना पक्ष रख रहे हैं और बीजेपी वाले भी रख रहे हैं, तो उस तरह से उनको और मौके मिलेंगे, क्योंकि ये सेमीफाइनल है। निश्चित रूप से इस राज्यों का चुनाव का परिणाम पूरे भारत के हिंदी बेल्ट में पड़ेगा और दक्षिण राज्यों में भी पड़ेगा, क्योंकि इसको लीड करने वाले मोदी जी थे चुनाव को, क्योंकि सत्ता के रूप में, और वहां पे राहुल गांधी, प्रियंका जी, इन सब ने, खड़गे जी, सबने लीड किया है। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय नेताओं ने बड़ी भागीदारी की है। ये 5 राज्य के चुनाव बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब ये देखना है कि मुझे तो ये लगता है कि नेक टू नेक लड़ाई है। हो सकता है कि कहीं पे सत्ता का कहीं बिल्कुल कांटे की टक्कर में फतह किसकी होती है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस मध्य प्रदेश डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी बड़े विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।